हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। पिछली क्लासों की तरह आज भी हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास से संबंधित चैप्टर चल रहा था, जो टीईटी सीटीईटी नेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस चैप्टर को आज हम आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे। जो विकास है तो उसके सिद्धांत कौन कौन से, प्रिंसिपल्स है ना, उन प्रिंसिपल्सों को आज हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और साधारण से उदाहरणों से जो हर व्यक्ति के समझ में आ जाए उन उदाहरणों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है बाल विकास के सिद्धांत। आज हम प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, सिद्धांत की बात करेंगे। अगर हम सिद्धांत की बात करें, जो बाल विकास के सिद्धांत हैं, इनके बारे में बात करें तो कहा जाता है कि ये मूलभूत नियम है। कहा जाता है बाल विकास का सिद्धांत वे मूलभूत नियम हैं जो बताते हैं कि बच्चे कैसे विकसित होते हैं। कहने से तात्पर्य है कि बच्चों का विकास किस ढंग से होता है। आज हमको ये देखना है। ये सिद्धांत हमें क्या करते हैं, नियम है जो बता रहे होते हैं एक के बाद एक कैसे डेवलपमेंट हो रहा होता है बच्चे का। तो कह रहा है कि ये एक शिक्षक के लिए इन सिद्धांतों का समझना क्या है, अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रम निर्माण एवं कक्षा प्रबंधन का क्या है, बेस यानी आधार। आधार क्या है, यही है जो मूलभूत नियम ही है कि जिनके आधार पर हम देख सकते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं। अगर हमें यही पता नहीं होगा कि बच्चे कैसे सीखते हैं तो हम बच्चों को सिखाने में क्या होंगे, असमर्थ होंगे। तो ये केवल सिर्फ एक शिक्षक के लिए नहीं बल्कि हर पेरेंट्स को जानना आवश्यक होगा कि उनके बच्चे किस ढंग से सीख रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से करते हैं और परेशान हो जाते हैं, और यहाँ तक कि परेशान होकर के डॉक्टरों के पास भी जाने लगते हैं कि हमारे बच्चे का डेवलपमेंट क्या ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इन सिद्धांतों को हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे तो जितने भी मन के डाउट है वो सब क्या होते जाएंगे, क्लियर होते जाएंगे। इसमें से अगर हम पहले सिद्धांत की बात करेंगे तो सिद्धांत नंबर 1 है वो निरंतरता का सिद्धांत, जिसको प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। निरंतरता के सिद्धांत से तात्पर्य है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। सतत जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस, कभी न रुकने वाला। विकास कैसा है, कभी न रुकने वाला प्रक्रिया है, जो जन्म से लेकर के कहां तक, मृत्यु के पहले तक क्या प्रक्रिया ये क्या होती है, चलती रहती है। कहा जाता है यह कभी एकदम से रुकने वाली नहीं होती है, बल्कि ये कैसे चलती है, धीरे धीरे होती रहती है। यही बात करेंगे, विकास की जो गति है वो अलग अलग आयु में और अलग अलग अवस्थाओं में भिन्न भिन्न हो सकती है, हो क्या सकती है, होती है। जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ा है कि शैशवावस्था में अत्यंत तीव्र गति से होती है, बाल्यावस्था में धीमी होती है, किशोरावस्था में पुनः तेज होती है, और प्रौढ़ावस्था में फिर धीरे धीरे एक पठार के रूप में क्या है, प्रक्रिया चलती रहती है। यहीं पर एक छोटा सा उदाहरण दिया गया है कि रेलगाड़ी के सफर के समान है। ये कहीं पर तेजी से चलती है तो कहीं धीमी से चलती है, लेकिन क्या है, ये बिना रुके जीवन भर क्या है, निरंतर लगातार क्या है, चलती रहती है। अब इसको अगर हम देखें दो प्रकार से, जैसे हम विकास को, निरंतरता को देखें, एक समझ लेते हैं कि बच्चे का भाषाई विकास, किसका है, भाषाई विकास, और दूसरा हम लोग इसका शारीरिक विकास भी देख लेते हैं, शारीरिक विकास। अगर हम भाषाई विकास की बात करें वो भी निरंतर होता है। तो देखते हैं कि 0 से 1 साल का दो बच्चा क्या करता है, बड़बड़ाता है। 2 वर्ष के बच्चे 2-3 शब्द बोलने लगता है, 2-3 शब्दों के वाक्य बोलने लगता है। 5 वर्ष का बच्चा क्या करता है, पूरे वाक्य बोलने लगता है और जटिल व्याकरण को भी क्या करने लगता है, सिखाने लगता है। वहीं अगर हम शारीरिक विकास की बात करें, आप शारीरिक विकास में देखते भी होंगे कि पहले बच्चा क्या करता है, अपना सिर, अपनी गर्दन संभालना सीखता है, सिर उठाने लगता है 3-4 महीने में। फिर वहीं देखते हैं कि 6-7 महीने में बैठने लगता है, फिर खड़ा होने लगता है ना, और 9-10 महीने कंप्लीट होते हुए वो किसी की सहारे से खड़ा होने लगता है, और 14-15 महीने तक आते आते वो क्या करता है, चलने लगता है। ये क्या है, निरंतरता का सिद्धांत, लगातार विकास होता रहता है, रुकने वाला नहीं है। वहीं पर अगर हम दूसरी बात करें इसी में, तो दूसरा सिद्धांत है, दूसरे सिद्धांत को बोलेंगे क्रमबद्धता का सिद्धांत। क्रमबद्धता, प्रिंसिपल्स ऑफ सीक्वेंस। इसी को दूसरे नामों में जानते हैं निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिक्रम का सिद्धांत। निश्चित का तात्पर्य क्या है कि ये हर बच्चे के साथ होना, सबके साथ है, लेकिन गति सबके साथ क्या होगी, अलग अलग होगी। निश्चित है कि सबके साथ होना है, बस किसी के साथ आज हो रहा है, किसी के साथ कल होना। इसी को हम क्या बोलते हैं, निश्चित तथा पूर्व कथनीय। अब निश्चित तथा पूर्व कथनीय के तात्पर्य क्या है कि क्या कह रहा है कि विकास एक निश्चित क्रम
एवं दिशा में क्या है होता है। और ये क्या है सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक से तात्पर्य क्या है कि लगभग हर बच्चे के साथ, लगभग किसमें सभी बच्चों के साथ क्या है होना ही होना है। अब जैसे इसी में हम बात करें, इसके कुछ उप सिद्धांत है, मुख्य रूप से 3 जाने जाते हैं। पहला है शीर्षगामी प्रवृत्ति, दूसरी है समीप दूर प्रवृत्ति, तीसरी है वर्तुलाकार विकास। अगर हम इसी में बात करें, पहला कौन सा है शीर्षगामी प्रवृत्ति, इसी को कहीं ना कहीं क्या मस्त काद्योन्मुखी, मस्त काद्योन्मुखी भी बोलते हैं। ठीक है, कहीं पर अपाद मस्तक भी बोलते हैं। शीर्षगामी मतलब शीर्ष मतलब सिर से और कहां तक नीचे पैरों की ओर, मस्तकाद्योन्मुखी मतलब मस्तक से पैरों की ओर, और तीसरा है अपाद मस्तक सिर से लेकर के पैर की ओर। जिसमें क्या है कि आप ऐसा माना जाता है कि बच्चे का जो विकास है वो कहां सिर से लेकर के पैर की ओर होता है। ऐसा माना जाता है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो पहले सिर का होता है। सिर से तात्पर्य क्या है कि ऊपरी हिस्से का होता है। मतलब हम लंबाई के आधार पर देखें तो ऊपर से नीचे की ओर पहले आंखों में पुतलियों पर कंट्रोल, फिर आंखों गर्दन पर कंट्रोल, फिर कमर पर कंट्रोल, फिर घुटनों पर कंट्रोल, तब जाकर के बच्चा क्या करता है अपने पैरों पर सही ढंग से खड़ा हो पाता है। ठीक है, अब अगर इसी में हम कहें, अगर कोई बच्चा पैदा होते ही सीधे बोले कि मैं तो आज मैराथन दौड़ूंगा, तो समझ लीजिए कि क्रम क्या हो गया, बिगड़ गया। इसलिए विकास ऊपर से नीचे की ओर क्या है होता है। अचानक बच्चा ये कह ही नहीं सकता है कि मैं तो आज मैराथन दौड़ूंगा, मैं ये खाऊंगा, मैं कूदूंगा, क्योंकि बच्चे का जो विकास है वो किस ढंग से होगा, शीर्षगामी प्रवृत्ति में होगा। दूसरी बात करेंगे हम कि जो समीप दूर का सिद्धांत, किस पर समीप दूर का सिद्धांत। समीप दूर के सिद्धांत से तात्पर्य क्या है कि जो शरीर विकास है शरीर के मध्य भाग से बाहर की ओर होता है, हाथ पैर की उंगलियों तक होता है। इसको हम दूसरे एग्जांपल से समझ सकते हैं। माना जाता है कि जो बच्चे का जो विकास है वो हर्ट से होता है। पहले हमारा क्या मध्य का जो हिस्सा मजबूत होता है, और इसके बाद फिर क्या करते हैं हमारी भुजाएं मजबूत होती हैं, फिर हमारा हाथ मजबूत होता है, फिर हमारी क्या उंगलियां मजबूत होती हैं। सोचो कि जब बच्चे के हाथ में कोई उंगलियां टच होती हैं, कोई वस्तु टच होती है, तो पूरी तेजी से पकड़ता है और ऐसा समझता है कि मान लो उसने पूरा खजाना ही पकड़ लिया हो। धीरे धीरे जब 6-7 महीने का होता है तो उसकी उंगलियों में विकास होता है, और किन्हीं वस्तुओं को, जैसे टाफी है तो उसको किससे पकड़ना शुरू कर देता है, उंगलियों से पकड़ना शुरू कर देता है। जैसे कोई बच्चे को लिखने की बात आती है ना, तो इसी क्रम में होता है। पहले वो पेन को क्या करता है, ऐसे पकड़ रहा होता है, उसको पकड़ने का 2-3 उंगलियों पर कंट्रोल नहीं होता है, वो पूरे हाथ से पकड़ता है, पूरे हाथ से पेंसिल को क्या करता है मुट्ठी बंद करके घसीटता है। जैसे मान लो कि वो क्या कर रहा हो, खेत जोत रहा हो। अब एक छोटा बच्चा पेंसिल पकड़ के हाथ में और ऐसे चलाता जैसे खेत जोत रहा हो, और धीरे धीरे उसकी पकड़ में क्या होता है, संतुलन बनता है, और उन्हीं 2-3 उंगलियों से पकड़ करके वो क्या करता है, उसकी सुंदर लिखावट शुरू हो जाती है। वहीं अगर हम तीसरी बात करें, है ना, वो कौन सा है, वर्तुलाकार विकास, है ना, स्पाइरल डेवलपमेंट। स्पाइरल डेवलपमेंट से तात्पर्य है कि बच्चा एक, जैसे हम लोग कोई कॉपी होती है, बहुत सारे छिद्र होते हैं, एक स्पाइरल से क्या करते हैं, घुमाते घुमाते उसको जोड़ते जाते हैं, एक छिद्र से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, और जब लास्ट तक जाते हैं तो पूरी पूरी कॉपी क्या हो जाती है, मजबूत बन जाती है। तो ऐसे ही बच्चे का भी विकास होता है कि पहले वो अपनी गर्दन संभालता है, फिर करवट लेता है, करवट लेने के बाद फिर गर्दन ऊपर को पीछे की ओर ढकेलता है, पीछे की ओर ढकेलने के बाद कमर मजबूत करता है, फिर हाथ और पैर से अपनी बॉडी को उठा करके आगे की ओर घसीटता है, फिर घुटनों के बल चलता है ना, फिर कमर के बल बैठता है, फिर किसी सहारे से पकड़कर चलता है, सहारे से पकड़कर चलने के बाद फिर वो क्या करता है, एक एक करके कदम आगे बढ़ाता है। इसको बोलते हैं वर्तुलाकार। जैसे एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, अगर बीच में कोई स्टेप मिस हुआ तो आगे का उसका विकास संभव होने वाला नहीं है। ठीक, अब यहां पर हम बात करें, जो तीसरा सिद्धांत है उसको बोलते हैं विकास दर में व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। विकास की जो दर है, दर से तात्पर्य है मात्रा, व्यक्तिगत भिन्नता, व्यक्तिगत भिन्नता से तात्पर्य है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में भिन्न होना, अलग होना। यहीं पर क्या कह रहा है कि प्रत्येक बच्चा अनूठा होता है। अनूठा होने से तात्पर्य अद्वितीय होता है, उसके जैसा दूसरा है ही नहीं। सबके विकास की दर क्या है, अलग अलग है, विकास की गति क्या है, अलग अलग है। लेकिन ध्यान रखना, विकास सबका होगा, लेकिन दर क्या है, समय क्या है, अलग अलग होगा। क्या कह रहा है कि प्रत्येक बच्चा अनूठा होता है, विकास की गति, शैली एवं स्वरूपों में प्राकृतिक भिन्नताएं होती हैं। किसमें, विकास की गति में, विकास की शैली में, या विकास के स्वरूप में प्राकृतिक भिन्नताएं होती हैं। इसमें आनुवांशिकता, परिवेश, पोषण, अनुभव आदि के कारण यह भिन्नता क्या है, व्याप्त होती है। अब थोड़ा सा इसको एक कहानी के माध्यम से समझ लो कि मान लो कि प्राइमरी में किसी बच्चे का एडमिशन हुआ और 2 बच्चों का एडमिशन हुआ। उन 2 बच्चों में से दोनों की उम्र 5 साल है,
अब 5 साल में देख कहा जाए दोनों बच्चों का टेस्ट चल रहा है। अब टेस्ट चलने की बारी आई तो एक बच्चे दोनों से कहा गया कि दोनों एक एक कहानी सुनाएंगे। एक ने शुरुआत की कि एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था, मतलब एक व्यवस्थित ढंग से कहानी सुनाना शुरू कर दिया। और दूसरा एक बच्चा है, वो क्या कह रहा है, शेर, जंगल, बड़ा, मतलब शब्दों को सीक्वेंस में लगा नहीं पा रहा है। इससे तात्पर्य क्या है? इससे तात्पर्य यह है कि दोनों के जो विकास का जो क्रम है वो क्या है, अलग अलग है। अब विकास के जो क्रम है वो क्रम तो एक साथ चलेगा। पहले बच्चा बोलना सीखेगा, बोलने के साथ अक्षर, अक्षर के साथ शब्द, शब्द के बाद वाक्य, लेकिन दोनों के बीच का जो समय है ना और जो मात्रा है, दर है, वो कैसी चल रही है, अलग अलग चल रही है। अब जैसे आप एक छोटा सी बात ध्यान दो कि जब कोई बच्चा होता है 12 महीने में चलने लगता है और कोई बच्चा होता है कि 16 महीने में चलने लगता है, और देखते होंगे कि जब मम्मी की बारी आती है तो क्या करती है, जिसका बच्चा 12 महीने में चलने लगा और उसका बच्चा 12 महीने में नहीं चलने लगता तो क्या करती है, डॉक्टर के पास जाती है कि फला बच्चा 12 महीने में चलने लगा और मेरा बच्चा 12 महीने में नहीं चल रहा है। मम्मी घबरा जाती है, तुलना करने लगती है कि फला बच्चा इस ढंग से चल रहा है, मेरा बच्चा नहीं चल रहा है, अर्थात कोई ना कोई क्या डिसऑर्डर, कमी है। तो फिर वो डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर कहता है कि घबराइए मत, दोनों सामान्य हैं, बस विकास की गति क्या है, अलग अलग है। कोई पर अच्छा मान लो एक छोटा सा क्लास का ही एग्जाम्पल ले लो, है ना, क्लास का एग्जाम्पल ले लो कि मान लो कि 3 बच्चे हैं, एक बच्चा गणित में बहुत तेज है, दूसरा चित्रकला में सुपरस्टार है, तीसरा खेलने में चैंपियन है। और अगर सबको एक ही पैमाने पर नापना शुरू कर देंगे तो आधी क्लास कंफ्यूज हो जाएगी। अब जब आधी क्लास कंफ्यूज हो जाएगी तो हम बता ही नहीं पाएंगे कि कौन सा बच्चा होशियार है और विकास की गति किस ढंग से होती है। इसलिए कहा जाता है कि जो विकास की गति क्या है, वैयक्तिक भिन्न है। हर बच्चे में क्या है, एक दूसरे से भिन्नता है। चौथे सिद्धांत की बात करें, अंतर संबंध का सिद्धांत। अंतर संबंध से सिद्धांत से तात्पर्य है कि हम लोग जितने डेवलपमेंट की बात करते हैं, जितना डेवलपमेंट क्या, शारीरिक विकास, मानसिक या संज्ञानात्मक विकास, भाषाई विकास, संवेगात्मक विकास, जब हम बच्चे का ये सारे विकास चाहते हैं तो सब एक दूसरे से क्या है, कोरिलेटेड हैं, अंतर संबंधित हैं। कोरिलेटेड कैसे हैं कि अगर जब शारीरिक विकास होगा तब संज्ञानात्मक विकास भी होना क्या है, तय है। कहने से तात्पर्य कि जब बच्चा चलना शुरू कर देता है तो क्या करता, पूरे घर की जासूसी शुरू कर देता है ना। इसको डिटेल से देखते हैं। क्या कह रहा है कि विकास के सभी पहलू, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषाई, आपस में क्या है, एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। और एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। जैसे शारीरिक विकास संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है, संवेगात्मक विकास सामाजिक विकास को प्रभावित करता है, भाषाई विकास संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, इसी को अगर हमें इसको थोड़ा सा क्रम से जान लें कि किस ढंग से शारीरिक संज्ञानात्मक को प्रभावित करता है। अब हम इसकी बात करें कि शारीरिक विकास संज्ञानात्मक विकास को किस ढंग से प्रभावित करता है। अब इसको थोड़ा सा समझो कि जब बच्चा चलना सीख जाता है और वो पूरे घर की जासूसी करना शुरू कर देता है, ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे काम करता है, ये जो चल रहा है ना, ये इसका क्या है, शारीरिक विकास है। और चलते चलते जो खोज करता है, खोजने में जो ज्ञान है कि जहां पर क्वेश्चन मार्क लाता है, क्या है, क्यों है, कैसे है, ये उसका क्या है, संज्ञानात्मक विकास है। अगर वही बच्चा सिर्फ पालने में पड़ा रहेगा तो आधी दुनिया से क्या है, अछूता रहेगा। तो कहने से तात्पर्य कि जो बच्चा चल रहा है वो शारीरिक विकास है और उसके मन में जो क्या, क्यों, कैसे के प्रश्न आ रहे हैं वो क्या है, संज्ञानात्मक विकास है, या उसी को हम बोलेंगे मानसिक विकास है। दूसरी बात करें, जो बच्चे का संवेगात्मक विकास और संवेगात्मक विकास एक दूसरे से क्या है, कोरिलेटेड है। अब जैसे हम बात करें संवेगात्मक विकास की, तो अगर जैसे हम कहें कि मान लो कोई एक छोटा बच्चा है और वो छोटी छोटी बात पर क्या होता है, गुस्सा हो जाता है और हर 5 मिनट में बोले कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा, तो दोस्त भी सोचेंगे कि भाई इसके साथ खेलना क्या है, रिस्की है। क्यों? क्योंकि ये अपने भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता है और इससे क्या होती है, उसकी दोस्ती भी, जिसको हम कहेंगे सामाजिक विकास, क्योंकि एक दोस्त जब दूसरे दोस्त से जुड़ रहा है उसको क्या बोलेंगे कि सामाजिक भावनाओं से दूसरों से क्या कर रहा है, जुड़ रहा है। सामाजिकता क्या है, समाज क्या है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों से जो मिल करके बने वो समाज है। तो जब आप खुद के व्यक्ति की संवेग दूसरे व्यक्ति से नहीं मिल पा रहे हैं तो फिर क्या बोलेंगे कि सामाजिक तालमेल ठीक नहीं है। तो वो क्या है, सामाजिक और संवेगात्मक विकास। तीसरी बात आएगी भाषाई और संज्ञानात्मक विकास। इसकी अगर हम बात करें भाषाई और संज्ञानात्मक विकास की, तो क्या बात आएगी कि जब बच्चा अच्छे से बोलना सीख जाता है
तो वह अपने विचारों को क्या करता है, स्पष्ट रूप से बता सकता है। जब बच्चा अच्छे से बोलना सीख जाएगा तो अपने विचारों को स्पष्ट रूप से बता लेगा। जैसे मान लो मार्केट जाना है और बहुत सारी वस्तुओं को देखता है और हर वस्तु को देख करके लेने की जिद करता है, तो उससे कारण पूछा जाता है कि इसको क्या करोगे लेकर के, तो स्पष्ट कारण बता सकता है कि मुझे इस चीज की इस कार्य के लिए आवश्यकता है, मुझे ये खिलौना चाहिए, इस ढंग से मुझे क्या करना है, खेलना है। मतलब कि एक सेटिस्फेक्शन स्थिति पर पहुंच जाता है, अगले को संतुष्टि कर दे लेता है कि मुझे ये चीज क्यों चाहिए। अगर कोई पढ़ने का, लिखने का, खेलने की कोई वस्तु है तो मुझे क्यों चाहिए, इसको क्या करता है वो अच्छे से डिफाइन कर लेता है। ठीक है, तो कहने से तात्पर्य है कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक, भाषाई, संज्ञानात्मक, ये सारे जो पक्ष हैं वो क्या हैं, एक दूसरे से क्या हैं, संबंधित हैं। अगले अगर हम सिद्धांत की बात करें, जो अगला सिद्धांत है वो है एकीकरण। पांचवा सिद्धांत है हमारा, कौन सा, एकीकरण या सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट का तात्पर्य क्या है कि आपके यहां पर देख रहे हैं कोई चीज जनरल, कोई भी कार्य करना और वहां पर विशिष्टता तक पहुंचना। इसको एक मोटा मोटा एग्जांपल से समझ लो कि जब कोई नया लड़का किसी मैकेनिक के यहाँ किसी गैरेज में काम करने के लिए जाता है तो सबसे पहले उसको क्या किया जाता है, जो सामान्य चीजें हैं वो बताई जाती हैं कि ये रिंच है, ये पहले बॉडी का ऊपरी हिस्सा दिखाया जाता है, बताया जाता है इसको क्या करना है, खोलना है। और जब यही उसमें खोलने में, पकड़ने में, बांधने में एक्सपर्ट हो जाता है तो उसको फिर बारीक काम दिया जाता है। जाते ही बारीक काम नहीं दिया जाता है, तो जो बारीक काम है वो क्या है, विशिष्ट है, और जो क्या बोलते हैं शुरुआती पहला कदम है वो क्या है, सामान्य है। तो कहा जाता है कि एक सिद्धांत बच्चे का एकीकरण का चलता है जो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। इसको देखिए क्या कह रहा है कि बच्चा पहले समग्र रूप से क्या करता है, सामान्य प्रतिक्रिया देता है, फिर विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकसित होती हैं, विकास विस्तृत और संकुचित की ओर क्या करता है, बढ़ता जाता है। अगर हम इसका मान लो कि एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें, पकड़ने वाली, है ना। अब जब पकड़ने वाली बात फिर से वही एग्जांपल आएगा कि मान लो कि 2 महीने के बच्चे के हाथ में कोई वस्तु पकड़ाई जाती है तो पूरी हाथ से पकड़ता है, पूरी मुट्ठी बंद कर लेता है, उसको लगता है कि मैंने कोई खजाना क्या कर लिया, पकड़ लिया, पूरा हाथ कस करके बंद करता है। और जैसे वो कह रहा हो कि जो भी है वह अब मेरा है, अब वही अगर बच्चा 6, 7, 8 महीने का हो जाता है तो क्या करता है, वह वस्तुओं को अंगूठों की और तर्जनों की छोटी छोटी वस्तुएं क्या करता है, उठाना प्रारंभ कर देता है। ये क्या है, विशिष्ट कौशल है, पूरे हाथ से ना पकड़ करके उंगलियों से पकड़ना। ठीक है, ये क्या है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। अच्छा, जैसे मान लो कि हम बात करें भाषा में, किसमें, भाषा में। और आप देखते होंगे कि जब बच्चा छोटा होता है तो जो चलने वाली खिलौने होते हैं तो हर खिलौने को क्या समझता है, गाड़ी समझता है। इस गाड़ी में अब बहुत सारी, जैसे बस है, कार है, ट्रक है, रेलगाड़ी है, आप कोई भी खिलौना लेकर के देंगे, लेकिन बच्चा जब एक निश्चित उम्र में छोटा होता है तो क्या करता है कि हर खिलौने को क्या समझता है, सिर्फ गाड़ी समझता है। और उससे पूछो कि ये क्या है तो क्या बोलता है, गाड़ी है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होने लगता है तो सबका अलग अलग नाम बोलने लगता है कि ये बस है, ये कार है, ये ट्रक है, ये क्या है, रेलगाड़ी है। ये जो गाड़ी शब्द है क्या है, सामान्य है, सामान्य प्रतिक्रिया है, और बस, कार, ट्रक, रेलगाड़ी क्या है, ये विशिष्ट प्रतिक्रिया है। ठीक समझ में आया ना। जो सामान्य प्रतिक्रिया से तात्पर्य कि जैसे खिलौनों में कोई भी एक नॉर्मल खिलौना है ना, कि उसको सामूहिक चीजों पर नाम बोल देते, ये क्या है, कार है, ये हमारा गाड़ी है। ठीक है, और जो उन गाड़ियों का नाम विशेष रूप से बताने लगना कि कार, ट्रक, बस, ट्रेन, रेलगाड़ी, जो भी है, ठीक है, विशिष्टता की ओर पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, सिद्धांत नंबर 6 जिसको हम बोलते हैं परिपक्वता या अभ्यास का सिद्धांत। अब ये परिपक्वता को हम लोग मैच्योरिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी, और प्रैक्टिस यानी अभ्यास, है ना। अब जब हम सब जानते हैं कि दोनों एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट है। अगर बच्चे में परिपक्व नहीं है तो आप उसको कितना भी अभ्यास करवाओ। अब सोचो कि 2 साल के बच्चे से और हम मोटरसाइकिल की किक मार करके स्टार्ट करवाने की कोशिश करें तो क्या संभावना है, नहीं है, क्योंकि बच्चा उस किक मारने के लिए परिपक्व ही नहीं है। कितना भी अभ्यास करवाएंगे तो संभव नहीं है। दूसरी बात हम करें, अगर 2 साल के बच्चे को बैट दे करके हम बोलेंगे बेटा तुमको छक्का मारना है, क्या संभव है, क्यों, क्योंकि बैट वो अभी घसीटना शुरू करेगा, मारना नहीं। हाँ, हो सकता है कि जब बच्चा 5, 6, 7 साल का, 8 साल का हो जाए और उसको ठीक से अभ्यास कराया जाए तब, क्योंकि उसके पास मैच्योरिटी भी आ जाएगी, तब हो सकता है कि वो छक्का क्या करे, मार ले। अब इसी को हम दूसरे शब्दों में भी समझ सकते हैं जो हमारे हाथ में है। मान लो कि सबके हाथ में मोबाइल है, तो मोबाइल को चार्ज होना
इसको हम परिपक्वता कह सकते हैं, क्योंकि अगर मोबाइल चार्ज नहीं होगा तो कोई काम करने वाला नहीं है। और अभ्यास की बात करेंगे तो विविध प्रकार के ऐप चलाना। अब अगर मोबाइल चार्ज ही नहीं है तो आपके फोन में कितने ऐप पड़े हैं और कितने ही अच्छा ब्रांड का फोन है, कोई मतलब नहीं है। तो जो जो परिपक्वता है ना, ये समझ लो फोन को क्या है, चार्जिंग है। अगर चार्ज फोन नहीं है, मैच्योर व्यक्ति नहीं है, तो उसमें कितना भी अभ्यास करवाओ, फोन के अंदर कितने भी अच्छे महंगे और कीमती ऐप पड़े हो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसीलिए कहा गया ना कि बिना चार्ज के ऐप नहीं चलेगा और बिना ऐप चलाए मोबाइल का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया कि पहले शरीर तैयार हो, पहले मन तैयार हो, मैच्योर हो व्यक्ति, फिर उसे अभ्यास करवाएं, जिससे काम में उसमें क्या आएगी, परफेक्टनेस आएगी। ठीक है, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया ही है। ठीक है, तो इसी में क्या कह रहा है कि परिपक्वता आनुवांशिक रूप से निर्धारित शारीरिक एवं तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम का क्या है, विकास है। यह सीखने की क्या है, पूर्व शर्त नहीं है। अभ्यास परिपक्वता के बाद दोहराओ, मतलब अभ्यास का मतलब बार बार करना, अनुभव से कौशल का निखरना होता है। कौशल जो स्किल होती है बार बार करने से होती है। आगे हम बात करें सिद्धांत नंबर 7, ये क्या है, समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। समान प्रतिमान के सिद्धांत से तात्पर्य है कि जब इस संसार का कोई भी जीव हो, कोई भी प्राणी हो, क्योंकि हम तो मानव हैं। अब देखते हैं कि जब मानव का जो एक बच्चा होता है और जो जैसा विकास इस बच्चे के साथ होता है, तो इस संसार के जितनी प्राणी है ना, और उनके जो बच्चे होते हैं, जिस ढंग से इस बच्चे का डेवलपमेंट होता है उसी ढंग से इस बच्चे का भी डेवलपमेंट होता है। हाँ, फिर से वही बात, गति क्या है, अलग अलग हो सकती है। किसी में तीव्र गति से होता है, किसी में देर से होता है, लेकिन जो विकास का क्रम है ना, वो क्या होगा, दोनों में सेम होगा। इसीलिए इसको बोलते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत। जैसे एग्जांपल का ले लेते हैं कि मनुष्य का बच्चा, कुत्ता कुत्ते का पिल्ला, बिल्ली बिल्ली का बच्चा। तो जैसे मनुष्य के बच्चे का डेवलपमेंट होगा, वैसे कुत्ते के पिल्ले का भी डेवलपमेंट होगा, वैसे बिल्ली के बच्चे का भी डेवलपमेंट होगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, समान प्रतिमान का सिद्धांत। जैसे एक बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, वैसे ही अन्य दूसरे प्राणी के बच्चे का भी क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। वहीं पर अगर हम अगली बात करें सिद्धांत नंबर 8 की, ये क्या कह रहा है, विकास की प्रत्याशित दिशा, प्रिंसिपल। अगर यहीं पर हम बात करें तो सिद्धांत नंबर 8, विकास की प्रत्याशित दिशा। अब विकास की प्रत्याशित दिशा से तात्पर्य क्या है, कहने से तात्पर्य है कि जो विकास है ना, इसकी दिशा पहले से क्या होती है, पता होती है। कि जैसे सब बच्चे, हर व्यक्ति को पता है कि जब बच्चा 6 महीने का होने लगता है तो सब जानते हैं कि अभी बैठने वाला है। 6 महीने तक होते होते क्या करेगा, बैठने लगेगा। जब ये 8 और 9 या 10 महीने का होगा तो क्या करेगा, खड़ा होना क्या कर देगा, शुरुआत कर देगा, घुटनों के बल तेजी से चलेगा और खड़ा, किसी सहारे से पकड़कर खड़ा होना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। वहीं 14-15 महीने होते होते क्या करेगा, वो चलने लगेगा। ये सबको पता है, ये क्या है, प्रत्याशित दिशा है कि सब ऐसा होने वाला है। ठीक है, इसके आधार पर हम क्या पूर्वानुमान लगा लेते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो यहां पर स्पीड होगी, क्या होगी, स्पीड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गति, वो हर बच्चे में कैसी होगी, अलग अलग होगी। अब अलग अलग कैसे होगी, कोई बच्चा 6 महीने की जगह 7 महीने में बैठ पाएगा, कोई बच्चा 5 महीने में भी बैठने लगेगा, कोई बच्चा 10 महीने में घुटनों के बल चलेगा, कोई 8 महीने में घुटनों के बल चलेगा। लेकिन सबको पता है ये क्या है, प्रत्याशित एक दिशा है, दिशा है एक, कि इस आधार पर क्या है कि बच्चे को होना ही होना है। बस अंतर क्या होगा कि उसकी गति में। अब जैसे कि एग्जांपल ले लो, आप सब यात्रा करते हो और यात्रा करने से पहले सबको पता होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान, इन स्थान को हम लोग समझ लें स्टेशन, है ना, एक स्टेशन से दूसरे स्थान पर कौन कौन सी गाड़ियां जाएंगी, ये पहले से पता होता है। और सबको पता है, आप लोग अभी भी ऐप निकाल करके चेक करते हो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर कौन कौन सी ट्रेन चलेंगी। लेकिन एक मानक भी तय होता है कि लगभग इस गति से चलने वाली हैं। लेकिन आप सब जानते हैं कि ट्रेन यहां से चलती तो है, लेकिन कभी कभी यहां लेट पहुंचती है और कभी कभी बिफोर टाइम पहुंच जाती है। लेकिन चलना पता है कि इस स्टेशन से स्टेशन तक क्या करेगी, जाएगी। जो ये तय पता हो, ये क्या है, प्रत्याशित। लेकिन गति कभी धीम कभी तेज,
है ना, कभी बीच में रुकेगी, धीम होगी, तेज होगी, रेड सिग्नल होगा, येलो सिग्नल होगा, तो क्या करती है, धीमी होती जाती। इस आधार पर कहा जाता है कि जो एक प्रत्याशित दिशा है, जाना उधर हर बच्चे को तय है, बस हर बच्चे को जाने की गति क्या है, अलग अलग है। उसमें अगर हम देखें, कभी लड़कियों की तेज होती है और लड़कों की क्या होती है, धीमी होती है। जब उम्र को देखेंगे ना हम, तो किसी उम्र में लड़कों की तेज होती है, किसी उम्र में लड़कियों की तेज होती है, हालांकि डेवलपमेंट उसका उसी ढंग से हो रहा होता है। ठीक है, उम्मीद है कि ये व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो, कोई एग्जांपल आपको समझ में नहीं आया हो, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको और विस्तार से ठीक से आपको बताने का, समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। अगर आपको वीडियोज पसंद आ रहे हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और मैं इसके बाद जो है ना, एमसीक्यू भी, अब हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी डालते रहेंगे और उनको सॉल्व भी कराते रहेंगे, जिससे आपकी परीक्षा में क्या होगा, बहुत काम आएंगे। ठीक, आज की क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू।